हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी आवेश के गुणधर्म है ना, आवेश सॉरी 2-3 शायद गुणधर्म पढ़ लिए थे अपन ने। एक पढ़ा था तो कौन सा पढ़ लिया था, योज्यता का गुणधर्म अपन ने पढ़ लिया था, ठीक है। और अपन ने मात्रक वगैरह भी पढ़ लिए थे, अपन ने पढ़ लिए थे भाई, मात्रा वगैरह अपन ने पढ़ लिए थे। और प्रॉपर्टी पढ़ ली थी अपन ने, एक प्रॉपर्टी पढ़ ली थी है ना। अब आगे पढ़ेंगे। देखो भाई, पहली बात तो ये है कि सिस्टम इस प्रकार से चल रहा है कि 2 दिन क्लास आ जाती है, 1 दिन क्लास आ जाती है, 1 दिन छुट्टी हो जाती है, तो थोड़ा सा बैठ नहीं रहा सिस्टम। बाकी फिर मन भी इसलिए करता है ताकि धीरे धीरे और बच्चे आ जाए, तो फिर तो छुट्टी देने कोई वही नहीं होती, पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन अभी थोड़ा सा ऐसा चल रहा है, बाकी मई में प्रॉपर रूप से क्लास चालू हो जाएंगी ढंग से, 1-1 घंटे 1.25 घंटे क्लास चालू हो जाएगी। देखो भाई, क्योंकि जब तक अपनी फर्स्ट बुक अच्छे से हो जाएगी ना, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। और भक्त महादेव पूजा कराया भगवान की, बहुत होनी चाहिए श्रद्धा भाव, किसी का तो दुनिया तो ऐसे पाप कर करके मर रही है। देखो भाई आगे देखो भाई, सही है देखिए। तो आगे हम थोड़ा सा मैं पीछे प्रॉपर्टियों में चलूँ और थोड़ा सा मैं पीछे की बात करूँ, तो मैंने आवेश के मात्रक पढ़ाए थे, ठीक है। आवेश के मात्रक पढ़ाए और आवेश के गुणधर्म पढ़ाए थे। गुणधर्म में मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ा दी थी कि आवेश का योज्यता का गुणधर्म क्या होता है। तो योज्यता का जो गुणधर्म है वो होता क्या है, देखो भाई कि आवेश हमारे पास में एक स्केलर क्वांटिटी होती है, अदिश राशि होती है, इसलिए इसका जो कुल आवेश है या तो किसी वस्तु का या फिर किसी निकाय का, उसका जो टोटल चार्ज है वो अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता था। मान लीजिए कोई बॉक्स दे दिया, उसमें 6 आवेश भर दिए, कोई पॉजिटिव भर दिए, कोई नेगेटिव भर दिए, आपसे टोटल चार्ज पूछता है, तो आप दोनों को टोटल गुणा वो सॉरी बाकी और जोड़ करके निकालते हो। बस ये आपका योज्यता का मतलब जोड़ गुणा बाकी है, कहने का मतलब समझ गए बात। तो दूसरी प्रॉपर्टी डालो, आवेश का संरक्षण नियम। मैंने 7 नाइट्रोजन 14 का एग्जांपल समझा दिया था, 8 ऑक्सीजन 16 का आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है। देखो दूसरी प्रॉपर्टी है, देखो प्रॉपर्टियों में से एक क्वेश्चन आ जाता है ज्यादातर, 1 नंबर का आवेश के संरक्षण का नियम, ठीक है भाई। प्रॉपर्टी में से क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर, एक न एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्रॉपर्टी में से क्वेश्चन क्या है। तो देखो भाई, किसी भी विलगित जो निकाय है, उसका जो विलगित निकाय है उसका आवेश क्या होता है, संरक्षित होता है। चाहे आप इसको थोड़ा सा ऐसे समझे, हम थोड़ा सा अगर थोड़ी सी बात करें, बाकी टॉपिक तो बाद में पढ़ेंगे हम, घर्षण का, फ्रिक्शन का, कि हमने कांच की छड़ को रेशम से रगड़ दिया, ठीक है। रगड़ने के दौरान हमने देखा था कि रगड़ने से पहले जो स्थिति थी वस्तु की वो अनचार्जेबल थी, मतलब हमारी अनावेशित वस्तु थी, कोई चार्ज नहीं था हमारे पास। जैसे ही हमने उसको रगड़ा, तो कहने के मतलब कि वस्तु आवेशित हुई कैसे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वस्तु आवेशित क्यों होती है, तो आवेशों के स्थानांतरण के कारण। जैसे हमने रेशम के कपड़े को कांच की छड़ से हमने यूं रगड़ा, रगड़ने के दौरान जो हमारा रेशम का कपड़ा था उससे जो आवेश थे वो कांच की छड़ पे आ गए, जो उसके ऊपर आए वो तो क्या हो गया भाई, ऋण आवेश, और वहां आए वो धन आवेश। इस प्रकार हमने पहले बात कर ली सारी सारी कि जैसे कोई वस्तु थी उसमें से आवेश हट रहे थे तो वहां तो धन आवेश था, जा रहे थे जहां वहां क्या था अपने ऋण आवेश। तो वस्तु आवेशित क्यों होती है, आवेशों के स्थानांतरण के कारण, चार्ज के ट्रांसफर के कारण होती है। बात समझ में आ गई। तो अब बात हम समझे कि हमारे पास में कोई भी एक विलगित निकाय है, निकाय का मतलब हमारा परिवेश, उसके तंत्र से संपर्क नहीं, वो हमारा क्या होता है, परिवेश होता है। निकाय स्पेस बोल दो उसको, तो वो हमारा निकाय होता है, परिवेश मान लो। तो उसमें वस्तु आवेश क्या है भाई, संरक्षित है, मतलब उसमें आवेश का, अब इसका मतलब मैंने भी समझाया, उसको रगड़ा वस्तु आवेशित हो गई। तो वस्तु आवेशित हुई, जैसे कांच की छड़ को रेशम से आपने रगड़ दिया, अब रगड़ने के दौरान जितना उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन गया ना, उतना ही उसके बराबर, उतना ही परिमाण का धन आवेश है। तो टोटल कितना हो गया, 0। टोटल कितना हो गया, 0। तो कहने का मतलब हमारे पास आवेश क्या हो गया, नियत, संरक्षित होगी कि नहीं होगी वस्तु। भाई वस्तु संरक्षित हुई नहीं कि आपने एक अनचार्जेबल वस्तु को आपने उसको चार्ज किया, और वो चार्ज इतना किया उस पर जितने, भाई हमने कल पढ़ा था पहले कि प्रत्येक पदार्थ जो परमाणु होता है उसके जितने चक्कर इलेक्ट्रॉन लगाते हैं ना, उसके अंदर उतने ही कितने होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। तो वस्तु क्या थी, उदासीन थी, हमने पढ़ लिया था। और हमने उदासीन वस्तु को समाप्त करने के लिए क्या करते हैं, वस्तु को आवेशित करते हैं, ये हम पहले पढ़ा चुके हैं, ठीक है। और बात, अब ये बात समझ में आई, मैं जो समझा रहा हूँ। अब टॉपिक पे चलते हैं। तो जब भी तो हम यूं कह देते हैं कि आवेश का संरक्षण नियम 10वीं में पढ़ा होगा कि न तो वस्तु को नष्ट की जा सकती है, न आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण किया जा सकता है या परिवर्तित किया जा सकता है।
समझ में आ गया मेरी बात? आवेश संरक्षण है, हालांकि मेरे को बताना होता तो एक लाइन में बता देता कि न तो उत्पन्न किया जाता न नष्ट किया जाता, बस इतना ही था। लेकिन अपन इसको थोड़ा सा मतलब उसे जोड़ कर पहले एक चीज से फिर हमने समझाया इसको, तो इसलिए आपको बहुत बेटर समझ में आएगा। फिर इसको हम और अच्छे से एग्जाम्पल से समझें और तरीके से। हालांकि देखो पिछले साल के जो बच्चे वीडियो देख रहे होंगे उनको ये चीजें बताई नहीं गई थी, आपको थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा लिया जा रहा है साथ साथ। देखो बैच के ऊपर भी डिपेंड होता है और कुछ मनोवृत्ति के ऊपर भी डिपेंड होता है, सारी चीजें देखी जाती है। तो अपना एक एग्जाम्पल से हम समझे युग्म विनाश। तो कोई भी ऐसा ख्वाब न लाए कि हमको तो पढ़ाया नहीं, तो आपकी दृष्टि से वो महत्वपूर्ण थे। आपकी भाई पिछले बैच का जो बच्चे कई बार वीडियो खोल के देख रहे हो, तो जो भी बच्चे देख रहे हो उनके कहना चाहूंगा भाई आपकी दृष्टि से वो इम्पोर्टेंट थे, और आप तो जब वो जो आपके कोर्स में से आपको पढ़ाया उसमें से बाहर आ गया हो, सेम था साथ। और इसलिए अब देखो हर बैच में कुछ ना कुछ तो नया होता ही है, ठीक है भाई। एक छोटा सा बच्चा 5 साल का होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है तो हर चीज उसकी चेंज होती है, धीरे धीरे समय के साथ सब बदल जाता है। तो युग्म विनाश को पढ़े, एक युग्म विनाश पढ़ेंगे और एक युग्म उत्पादन पढ़ेंगे। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन ले लो आप, पॉजिट्रॉन ले लो, ठीक है। तो ये दोनों मिलके, सॉरी इलेक्ट्रॉन पर तो ये होगा माइनस का और इस पर कितना हो जाएगा प्लस का चार्ज हो जाएगा। अब दोनों मिलके क्या बना लेंगे हमारे पास में, ये तो कितना हो जाएगा माइनस का 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ये कितना हो जाएगा प्लस का 1.6 गुना 10 की पावर माइनस, ये बना लेंगे गामा फोटोन। गामा बना लेंगे, मतलब कहने मतलब कि इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, गामा के ऊपर न्यूट्रल है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं प्लस गामा बना लेंगे, और बराबर क्या आ गया 6। जैसे दूसरे से हम इसको पढ़ें तो युग्म उत्पादन, गामा प्लस गामा, तो ये चीजें। एक रिएक्शन और आती है आपके पास में कि सर क्या रिएक्शन होती है, अगर एक रिएक्शन को और समझे हम तो देखो एक अभिक्रिया है, क्या है वो अभिक्रिया कि 92 यूरेनियम 238, और इसको जब आप तोड़ोगे 92 तो 90 थोरियम 234 प्लस 2He4 मतलब अल्फा। इसको समझो, ये जो रिएक्शन है, ये जो कैसे 92 कैसे आएगा ये आपको पता लगेगा 13वें पार्ट में नाभिक में, उसमें अल्फा कण पढ़ेंगे हम। जब पता अल्फा 6 बीटा 6 गामा 6, मैं अभी आपको थोड़ा सा डिटेल में ले चलता हूँ। जो अल्फा 6 होता है उसमें क्या होता है भाई कि उसके परमाणु क्रमांक में 2 की तो कमी हो जाती है, और द्रव्यमान संख्या में क्या होती है 4 की कमी हो जाती है। तो यहाँ 2 की कमी करी तो 90 आ गया, और 90 किसका क्रमांक है थोरियम का। यहाँ 4 की कमी करी 234, तो 90 234 किसका होता है थोरियम का। फिर इसके साथ में कितने 2 अल्फा कण निकलेगा, तो अल्फा ये 2He4 है, ये अल्फा कण कहलाता है आपके पास, ठीक। आगे जैसे जैसे आएगा उसमें बताएंगे, आपने पढ़ा होगा या पढ़ोगे कि अल्फा कण में 2 चार्ज होता है, दोनों होता है, क्यों होता है कैसे होता है वो सब आगे बताएंगे, ठीक। ये रिएक्शन समझ में आ गया, दोनों तीनों चीज समझ। हालांकि टॉपिक छोटा सा हम पढ़े हुए हैं, हमारे जान पहचान का टॉपिक है, ऐसी बात नहीं, 10वीं में पढ़ चुके हो। आवेश संरक्षण पढ़ा भी होगा, आवेश नहीं पढ़ा तो ऊर्जा संरक्षण पढ़ा होगा, बात वही है, एनर्जी को कंजर्व की बात है। लिखा दे देखो हेडिंग डाल दो, बहुत अच्छे से नोट्स बनाना, जितने अच्छे से नोट्स बनाओगे उतना गजब ही समझ में आएगा तुम्हारी कॉपी ला। कॉपी में डायरेक्ट कॉपी बनाया करो ना, तीन हाथ तरफ में बना, तेरी कॉपी कहाँ है, तेरे दांत तोड़ दूंगा मान जा तुम सुबह है। सर कुछ नहीं, यहाँ जूते चलेंगे अभी तो रुक जा बस थोड़े से, ये तो अभी नए बच्चे हैं इसलिए थोड़ा रुक जा। रक्षाबंधन गए फिर पटाखे चलेंगे बढ़िया वाले एकदम, क्योंकि 2 महीने तो बैच के नए बैच का, जैसे ही एक बैच फुलवार नया हुआ फिर देख धमाके, फिर खींच के चलेगा धमाके, जैसे कोई बैच पूरा होते ही। और विश्वास नहीं है तो पुरानी वीडियो ओपन करके देख लेना, ठीक है। देखो किसी बिल्कुल, और फिर वीडियो कूट के फिर तेरे पापा को लिंक और भेजूंगा, देखो कार्तिक पिट रहा है। किसी पढ़ ले चुपचाप, किसी विलगित निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है, किसी विलगित निकाय का आवेश संरक्षित रहता है। लेकिन जोड़ी अधूरी है यार, 2 खाए हैं उनको पवाड़ यार, उनको कहो ना कि वो भाई तुम भी आ जाओ ना, तुम क्यों दूर हो रहे हो, बोला था वो सस्ते में जाएंगे, लास्ट में आएंगे बाद में देख के सारी चीजों। देखो भाई किसी विलगित निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। देखो अपन को कम पढ़ा लेंगे लेकिन फीस तो वही रखेंगे, फीस नहीं कराएंगे, क्योंकि तुम भी पढ़कर आगे जाओगे, मान लो तुम में से कोई अध्यापक बनेगा तो ये थोड़ी है कि हम अगर इतने कम लेंगे फिर आप कितने लोगे, सोचो आपकी टाइम तो फिर बिल्कुल रेट डाउन हो जाएगी। गलत कराऊंगे तो टीचर के ऊपर डिपेंड होता है कि फीस का रेशो गिरा देता है अगर वो, तो आने वाली पीढ़ी को बहुत ज्यादा नुकसान, ये मान लो आप, तय मान लो एक बात।
तो लिख लिया भाई इतना कि किसी विलगित निकाय का निकाय समझ में आ गया, परिवेश तंत्र कि इसमें निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। क्योंकि विलगित निकाय शब्द तो शब्द में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब की बार मेरे को एक चीज सीखने को मिली। चीज सीखने को क्या मिली कि ज्यादातर टीचर टॉपिक टू टॉपिक चलते हैं, लेकिन जब एक्सटर्नल आया प्रैक्टिकल लेने के लिए तो उसने बच्चों से पूछा भाई कौन सा पार्ट तैयार है। तो तुम जानते हो अपने पिछला जो बैच था कैंपस का, सारा आरामी बैच था पूरा, तो सबके सभी सेकंड बुक बता दी। सेकंड बुक सीधी पड़ती है, फर्स्ट बुक टेढ़ी पड़ती है थोड़ी सी। तो उन्होंने सबने ज्यादातर बच्चों ने वो पाढ़ता है, नौ पाढ़ा से भरते उठा लेकर ने क्या है टॉपिक टू टॉपिक जवाब किया। माध्यम क्या है, बच्चे खुश हो गए, कई बच्चों ने जवाब भी दिया। माध्यम का मतलब यही होता है किसी चीज से ओके, चलो जैसे आप बैठे हुए हैं तो किसके माध्यम से आए कि वहां से गेट खोल के, वही तो माध्यम से आए। तो ऐसी चीज, अब जैसे आपसे क्वेश्चन आपने पहला पार्ट बता दिया तो पूछ ले तंत्र क्या है, वो क्या निकाय क्या है, परिवेश तंत्र। ठीक, लिखो। इस नियम के अनुसार आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता न उत्पन्न किया जा सकता। इस नियम के अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है। इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जाता है। आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है न उत्पन्न किया जा सकता है, इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित या रूपांतरित किया जाता है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जाता है। स्थानांतरित बोल दो, रूपांतरित बोल दो, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है, अगर पूरी 2 महीने ढंग से क्लास चल गई ना तो रक्षाबंधन तक अपन को फर्स्ट बुक कंप्लीट कर लेंगे। अगस्त में आएगी अपने पास 2, 3, 3.5 महीने। अगर बैच अपना जून मई कंप्लीट हो जाता है फुल, एक बैच में सेपरेट ऐसा रखूंगा जिसमें टैलेंटेड बच्चे हो बस, जो मतलब जिसको जो टाइम बता दे, जिसको जो वर्क दे दो वो वर्क करे ही। मैंने पिछली बार भी किया था, अब की बार शुरू से ऐसे लेके चलेंगे तो दबा के खींच के चलेंगे, तो ये आप उतार लें। ठीक है सर, मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, हालांकि तुम्हारी बुक में नहीं है लेकिन फिर भी पूछ ले ऐसा क्वेश्चन। तो 3 पार्ट तक ही न्यूमेरिकलों को ज्यादा रोना होता है, चौथे पांचवें छठे में, चौथे पांचवें में तो इतना, छठे में तो कोई ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ऐसे छठे पार्ट में से आया था आपकी बात, ये वहाँ डायरेक्ट आते हैं। स्कूल वाले बच्चे तो यूँ सोच रहा हूँ कॉपी बनवा के हमको तो धरवा दी, पैसा कटवा के सेकंड किताब की। मेरे हिसाब से तुमको बुला लेना चाहिए था, बस तो आती है, आ जाते तुम सब, 12th स्टार्ट चल जाती स्कूल। पर यार लकड़े का ही, हाँ वो इसलिए खिसक गए ना कि यार तू वहाँ गया मंदिर, तो भगवान ने सोचा कि यार भक्त तो यहाँ है पर पेपर कैसे शुरू कर दे। महात्मा बाकी यार ये, अब जैसे अभी 2 छुट्टियां कर दी, देवनाथ जयंती कर दी, महात्मा गांधी को लेके कर दी। अब ये मेरे हिसाब से तो वर्किंग डे ठीक था। तो एक अनपढ़ आदमी कह रहा था कि शेर तो वो था कलाम साहब, मतलब जो पढ़ा लिखा नहीं था, जिससे भी यूं भी कहते मारा था कि मैं मरूं तो मेरी छुट्टी नहीं आनी चाहिए मेरे दिन। तो कहते शेर तो वो था, अनपढ़ आदमी इस चीज को समझ रहा था जब ये छुट्टियां दे रहे। अब क्या है, इस महीने में कितना सा क्लास चल रहा है? हाँ क्लास चली स्कूलों में 4, 5, 6 क्लास चली। इस महीने में शायद 14 छुट्टी है, 14 कार्तिक रो कापे तेरी ध्यान रखना, पढ़ लेना डेली डेली, ध्यान रखना थोड़ा, चाहे हम पढ़े चाहे नहीं पढ़ी कोई बात नहीं। 12th में अगर तो किस हो गया ना, ये डंडा देख लो सामने पड़ा तेरे लिए हो गया भाई। क्वेश्चन देखो भाई, लिखो निम्न नाभिकीय अभिक्रियाओं में एक्स की पहचान कीजिए। निम्न नाभिकीय अभिक्रियाओं में एक्स की पहचान कीजिए। एक्स आ जाए एग्जाम में, वाई आ जाए, बी आ जाए, क्यू आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपको तो पहचान करनी है, उसमें कुछ भी। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, देखो भाई लिख लिया ना कोई क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन ए बी और
3 है, एक करवाऊंगा 2 आप करो। हाँ जी, इधर देखो सामने 3 है, एक करवाऊंगा 2 आपको करना। तो अच्छे समझ लेना। पहले क्वेश्चन फर्स्ट दे रखा है 1H प्लस 9 बेरिलियम प्लस प्लस नहीं है X प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। इसके बाद में है 12C प्लस 1H। इसके बाद में है X। इसके बाद में है 15 नाइट्रोजन प्लस, और इसमें दे रखा है 4 हीलियम प्लस X। समझ ध्यान से, एक को समझ लो अच्छे से, एक को अच्छे से समझ लेना, बाद में पता लग जाएगा तुमको क्या क्या सिस्टम है और क्या क्या सिस्टम नहीं है। तो देखो भाई, पहला क्वेश्चन करवा दूं मैं। पहला क्या क्या दे रखा है आपको, 1 + 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो बता दो, चलो तुम बता दो कैसे सॉल्व करें इसको। मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या यार। तो 1H ठीक है, भी ठीक है, इसके बाद 1 कुछ गलत लिख दिया, हाँ ई है। अब इसमें से आप बता दो मैं कौन सा बताऊं। चलो एक पूछ लो, कोई सा पूछ लो, आपके बैठे जैसा पूछे। पहला करा दे, चलो ठीक है। देखो भाई, इसको मैं बता रहा हूँ, इधर देखो। आपको क्या निकालना है, Q ऑफ X निकालना है। इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 1। इसका कितना होता है, 4। टोटल कितना आ गया, 5। तो X का मान कितना आ गया, 5, ठीक है। तो 5 किसका बनेगा बताओ। 5 का क्रमांक क्या होता है, किस पे आता है, बोरॉन पे आता है, बेरिलियम पे आता है, कार्बन पे आता है। तो हमारे पास में ठीक है, यहाँ 6 + 1 7 नाइट्रोजन, यहाँ 7 + 1 8 कार्बन, 2 आप कर लेना, 1 में, ठीक है। समझ में आया। दोबारा देखो बेटा, एक आपके पास में परमाणु क्रमांक ये रहा, इसका कितना होता है, 4। 4 और 1 5, 5 किसका आता है, बोरॉन। ऐसे ही इसका द्रव्यमान संख्या लिखा है इसमें, क्रमांक नहीं लिखा, तो क्रमांक को जोड़ के लिख दो। अगर किसी में अगर यहाँ नहीं होता, इधर की साइड में दे देता हो, तो उनको टोटल करके बना के ये तो अनचार्जेबल है, इनको कोई मतलब नहीं। अल्फा का देखा एन न्यूट्रॉन है, तो ये भी ये है हीलियम का हो गया, इससे कोई मतलब नहीं। वो तो फिर आगे आए हैं नाभिक में, जो आप समझ रहे हो ना, आप केमिस्ट्री का दिमाग लगा रहे हो, अभिकारक से पहले उत्पाद से पहले, वो वाला दिमाग लगा रहे हो, वो नहीं है सिस्टम, ठीक है। वो बाद में पढ़ाएंगे, नाभिक में आएगा वो जी। उत्पादों की संख्या लिख के और अभिकारकों की संख्या लिख के फिर उसको टोटल माइनस कर। ऑनलाइन वाले बच्चों, तुमने न मेरे को नाम पता भेजा, कुछ भी नहीं भेजा, अरे तुम ठोकोगे, ध्यान रखना। क्वेश्चन हो गया। चले साहब, बता दो। अच्छा इसका, अरे इस कॉपी का नीचे काटते कुछ लगा ले तख्ते, ये कॉपी लगा लो। ना खाए तो कोरोना दवाई सही। चलो चलेंगे, आ रही है, केमिस्ट्री चल रही है। आप तो फर्स्ट को 11th में नहीं हो, 12th में। IIT वगैरह की तैयारी करोगे, इतना टाइम कोई नहीं होता है, ध्यान रखना, तुरंत ही होता है, मामला छोड़ देर में। तो देखो साहब, तीसरी प्रॉपर्टी और बहुत महत्वपूर्ण है, आती है जाए, कई बार इंपोर्टेंट रखना है इसको, आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत।
क्वांटिमीकरण बोल देता है, क्वांटा बोल देता है, बंडल बोल देता है, ठीक है। लिख लो, हेडिंग लगा दो। तीसरा अनुप्रयोग है आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत। देखो समझा? देखो सुनो, हाँ भाई बहुत महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम में काफी बार आया हुआ है कि आवेश के क्वांटीकरण का जो अर्थ होता है वो क्या होता है भाई, कि किस सुनो भाई, कि आवेश के क्वांटीकरण का अर्थ क्या होता है कि किसी वस्तु पर जो कुल आवेश उपस्थित होता है वो उसकी एक निश्चित राशि के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। सबसे पहले हमको लिखना है भाई आवेश के क्वांटीकरण का अर्थ जानते हैं। आवेश के क्वांटीकरण का अर्थ है किसी वस्तु या निकाय पर जो कुल आवेश उपस्थित होता है वो किसी एक निश्चित राशि के पूर्ण गुणज के रूप में, जैसे पूर्ण गुणज जैसे कमरा है उसमें 10 विद्यार्थी बैठे हैं, 10 विद्यार्थी मतलब 10 है, चाहे वो छोटी हाइट का हो, चाहे वो बड़ी हाइट का हो, चाहे वो मध्यम हाइट का हो, तो हो गया, तो पूर्ण रूप से तो हो गया। तो एक निश्चित राशि के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। और एक निश्चित पूर्ण गुणज की राशि होती है, इसको ये आवेशों को क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं। क्वांटा कह दो, बंडल्स कह दो, पैकेट्स कह दो, दोनों तीनों नाम ही इसके हैं। अब इसको सन 1912 में मिलिकन नामक साइंटिस्ट ने तेल की बूंद के प्रयोग के द्वारा दिया गया था। उसने एक्सपेरिमेंट किया था तेल की बूंद का, उस दौरान आवेश के क्वांटीकरण के सिद्धांत को समझाया गया था। ये टॉपिक इसलिए एक्सपेरिमेंटली इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इससे क्वेश्चन भी बन जाता है, न्यूमेरिकल भी आ जाता है कई बार इससे, और कई बार इसका स्टेटमेंट भी पूछ लिया जाता है। तो इसका सूत्र क्या होगा भाई, Q बराबर होता है प्लस माइनस एन। आपने 10th क्लास में विद्युत क्षेत्र वाला पार्ट पढ़ा, विद्युत धारा वाला, उसमें धारे वाले फर्स्ट पेज में नीचे लेफ्ट साइड में एक क्वेश्चन दे रखा होगा आपको। क्वेश्चन दे रखा है एक कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। एक कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप ज्ञात करो, समझ गए? तो क्वांटीकरण का अर्थ क्या है भाई, किसी वस्तु पर जो कुल आवेश होता है वो इसकी एक निश्चित राशि के पूर्ण गुणज के रूप में उपस्थित होता है, उसको हम क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटा कहते हैं, क्वांटीकरण कहते हैं, बंडल्स कहते हैं, पैकेट्स कहते हैं, ठीक है। सूत्र आपके पास ये है। अब मैं क्वेश्चन लिखता हूँ कि एक कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। एक कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एग्जाम में जरूर नहीं है कूलम्ब ही है, 25 कूलम्ब आ जाए, 30 कूलम्ब आ जाए, कुछ भी आ सकता है। तो देखो वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हो भैया, क्यू बराबर क्या होता है, एन ही होता है सर। सबसे पहले लिखो आप दिया है, क्या क्या क्वेश्चन में आपको दिया है, या गिवन डाटा, ठीक है। हमको क्यू दिया है कितना, 1 कूलम्ब। हमको ज्ञात क्या करवा रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करवा रहा है। अब एन ज्ञात करवा रहा है, क्यू दे रखा है, तो क्या सूत्र बनेगा, क्यू बराबर एन। तो मान रख दो क्यू बराबर एन ई, क्यू बराबर एन ई, एन ज्ञात करना है तो क्या कर दो, क्यू बटा ई 1, और ये किसके बराबर, एन के बराबर 1, 1.6 × 10⁻⁻�19। आई बात समझ में, करते समझ में आए ना आए, क्या बोल रहा है मत, देख बेटा ये सूत्र लगाया, इसको पक्ष अंतर के यहाँ भेज दिया, एन ही तो बचेगा अपने पास में। एन का ई का मान हम जानते हैं, आवेश का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19। अब इसका भाग देंगे, तो भाग देने के दौरान देखो मैं लिख रहा हूँ, मैं एक, देखो ये पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर 10 जाएगा, 10, एक जीरो मैं और ऊपर ले लेता हूँ, और यहाँ लिख देता हूँ 10⁻18 और बटा 19। ये किस किस से समझ में आया, 19 नहीं 18, 1.6 है, अच्छा ये तो 16 आया। तो देखो कैसे लिखा मैंने भाई, ये 10⁻⁻19 था, इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा 10⁻+ आएगा, एक पावर को मैंने यहाँ लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकता हूँ, चाहे इसको 100 लिख लो, चाहे इसको 10⁻20 भी लिख सकते हो आप। 18 और 2 कितने होंगे, 20 लिख सकते हैं ना अपने से। 16 का बाहर दे लो आप, 16 6 का 96, तो 6.25 × 10⁻18। समझे, आपने तो शिफ्ट कर रखा है, ऐसी बात है, नहीं पढ़ाओ। देखो भाई ये पॉइंट हटाई तो ये 10 हो गया, ठीक है। इस पावर को मैं ऊपर लगा 10⁻+ आएगा, ये प्लस में ना लिख के मैं 19 को ना लिख के मैं 18 लिख सकता हूँ। आपको अगर ज्यादा दिक्कत आए तो आप 1000 लिख लो या 17 लिख देना, आपको और ज्यादा 10,000 लिखने की जरूरत आ रही तो 16 कर लेना। तो ऐसे हम भाग दे सकते हैं, ये तो अपने 8वीं 9वीं में पढ़ रखा है सारी चीजें। तो ये साथ ये समझ में आया कि नहीं आया, आगे से क्वांटीकरण का समझ में आ गया कि सर आवेश के क्वांटीकरण का इतना सा है, किसी वस्तु पर जो कुल आवेश होता है ना वो न्यूनतम निश्चित राशि के पूर्ण गुणज के रूप में होती है, और वो एक न्यूनतम निश्चित राशि होती है ना, वही हमारा आवेश का क्वांटा या क्वांटीकरण कहलाता है।
लिखा दे। देखो आपने महसूस किया होगा धीरे धीरे स्पीड बढ़ने लग गई है। अब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे हैं। नहीं बढ़ रही, अब बढ़ेगी धीरे धीरे। देखो भाई, आवेश के क्वांटीकरण का अर्थ है कि आवेश के क्वांटीकरण का अर्थ है कि किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश। आवेश के क्वांटीकरण का अर्थ है कि किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश, किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश, तो पर उपस्थित कुल आवेश एक न्यूनतम निश्चित राशि के, किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश एक न्यूनतम निश्चित राशि के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। एक न्यूनतम निश्चित राशि के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। न्यूनतम निश्चित राशि के पूर्ण गुणज के रूप में उपस्थित होता है या होता है। देख लिया? उस न्यूनतम निश्चित आवेश को, उस न्यूनतम निश्चित आवेश को उस न्यूनतम निश्चित आवेश को आवेश का क्वांटा कहते हैं। उस न्यूनतम निश्चित आवेश को आवेश का क्वांटा कहते हैं। एक चीज और देख लो, आवेश का जो क्वांटा होता है वो इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर होता है। ऐसा बॉक्स बना के लिख देना, आवेश का क्वांटा इलेक्ट्रॉनों का आवेश। चलो मैं लिखवा देता हूँ ना, ऐसे का लिखो, आवेश का क्वांटा, नीचे इसी में आवेश ही में चल रहा है, आवेश का क्वांटा इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर होता है। आवेश का क्वांटा इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर होता है। लिख लिया? देखो, किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश, किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश, हाँ जी ये लिखोगा है ना, ये सूत्र लिख के, ये क्वेश्चन लिख के और ये पूरा लिख लो। ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो। और एन यहाँ क्या है भाई? एन यहाँ एन क्या है भाई? आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो 0 से लेके 1 2 चलती जाएगी। ठीक है, इसके दो क्वेश्चन है, दोनों करवा देता हूँ आज। उतार लो फटाफट न्यूमेरिकल लिख के, क्वेश्चन लिख के कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या याद करो। ऐसा क्वेश्चन लिखो रेड पेन से और नीचे आंसर उतारो। क्योंकि स्पीड बड़ा धीरे लिखती है वो। घड़ी फोन वाले आ गए हैं, बस कौन सा इंसान ही फोन वाला आ जाना निर्दय। अरे ऑनलाइन वाले कौन कौन करते हैं भाई, मेरे को नाम पता नहीं है। एक दो का ये योगिता, अर्चना, एगो कोमल के पापा ने फोन किया था। तो ऑनलाइन क्लास की आड़ में फोन चलाया, मेरे को पता लगा तो पहले तो फीस वसूलूंगा, फिर क्लास डिसमिस करूंगा। ध्यान रख लेना, फीस और नहीं दूंगा, चाहे फिर किसको बुला लूँ। ऑनलाइन क्लास की आड़ में कतई वो नहीं करना।
किया देखना। क्वेश्चन लिखाओ। मैं क्वेश्चन यहाँ नहीं वो अच्छा चलो तुम्हारे पास बुक नहीं होंगी अभी तो बोलना ही पड़ेगा। लिखो क्वेश्चन नंबर 1.2 एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का ना, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है 1.2। तो लिखो किसी पिंड से 1 सेकंड में, किसी पिंड से 1 सेकंड में, किसी पिंड से 1 सेकंड में 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन, 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में, किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित होते हैं, स्थानांतरित होते हैं, स्थानांतरित होते हैं तो एक कूलॉम आवेश में, एक कूलॉम आवेश में स्थानांतरण में कितना समय लगेगा? लिखिए क्वेश्चन, एक कूलॉम आवेश में स्थानांतरण में कितना समय लगेगा? लिख लिया? देखो भाई लिखो आंसर लिखो। प्रति सेकंड स्थानांतरण, प्रति सेकंड स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉनों के प्रति सेकंड स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है भाई? 10 की पावर 9 है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई कि एक कूलॉम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। 1 कूलॉम, एक कूलॉम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है ना। और हम जानते हैं क्या अभी भी निकाला है, एक कूलॉम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या याद रखना 6.25 गुणा 10 की पावर 18, अभी तो निकाला थोड़ी देर पहले। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, एक कूलॉम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी दे रखी है 10 की पावर 18। एक कूलॉम आवेश में स्थानांतरित होने में लगा क्या निकालना है हमको? समय। ये तो निकालना है भाई, प्रति सेकंड स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी है। एक कूलॉम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमको जानते हैं, तो एक कूलॉम जो आपको लास्ट लाइन दे रखा है, एक कूलॉम आवेश में स्थानांतरण में होने में लगा समय ज्ञात करना है। आड़ सुना पहला ना, समझो, ध्यान दो, मन ही नहीं है पढ़ने का, ध्यान दे लो मान जाए। एक कूलॉम, देखो लास्ट लाइन देख लो भाई, एक कूलॉम आवेश के, इंग्लिश में लिख देता हूँ मैं, ट्रांसफर होने में लगा समय, ट्रांसफर में लगा, अरे ट्रांसफर का मतलब समझ रहे हो ना, स्थानांतरण हो रहा है। हिंदी में लिखता बड़ा लिखते, इंग्लिश में लिखा शॉर्ट में हो गया। क्या आएगा भाई बताओ, क्या क्या दे रखा है हमको? एक तो दे रखा है 6.25 गुणा 10 की पावर 18 और बटा कितना है 10 की पावर 9। हमको आंसर निकालना है सेकंड में, तो हम इसको और चेंज कर देंगे कि 60 गुणा 60 तो एक होता है हमको, और क्या होता है 24 घंटे होते हैं, और टोटल कितना होता है 365 होता है। वर्ष में निकालना चाहे हम आंसर को, ये सेकंड में दे रखा है। अगर वर्ष में आंसर निकालना चाहें तो हमको 60 6 6 3600 सेकंड, इसके बाद में 24 क्या होता है, एक घंटे में 24 कितने होते हैं, एक घंटे में नहीं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, दिन और रात में। इसके बाद में 365 पूरा ईयर है, तो हमारा आंसर जो आएगा वो टोटल होके आएगा 198.18 वर्ष। और अगर आपको आंसर सेकंड में निकालना है तो यहाँ ही समय में निकालना, तो यहाँ ही कैलकुलेट कर देंगे। आपको आवेशों की संख्या आप जानते हो, आपको ट्रांसफर होने की संख्या पूछ रहा है तो आपने इसका भाग दे दिया। फिर हमने इसको वर्ष में आंसर निकाला, एक वर्ष में कितना ट्रांसफर होगा, तो हमने इसका भाग दे दिया 3600 गुणा 24 गुणा कितना 365। घबराने की जरूरत नहीं है, जो बच्चों को कम समझ में आते हैं न्यूमेरिकल, जो कमजोर हैं, कतई चिंता देने की बात नहीं है। 9 नंबर के न्यूमेरिकल डालते हैं, आप तो 91 नंबर ले आना।
खूब है, चिंता मत करो। अभी शुरुआत है, न्यूमेरिकल में पीछे नहीं छोड़ूंगा मैं, हाथ के हाथ कराऊंगा चाहे टॉपिक कम हो जाए। पिछली बार क्या था, थोड़े से कम छोड़ दिया था, बाद में करवाए थे जैसे चैप्टर होने के बाद, तो वो गलती थी मेरी, तो इसलिए उस गलती को मैंने इस बार सुधारा कि टॉपिक के साथ साथ कराने में फायदा रहता है, ताकि टॉपिक भी क्लियर हो जाए। देखो आप खुद भी कर सकते हो इसको, ऐसी कोई बात नहीं है। एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा आज, वो देखते हैं कौन कौन करके लाएगा। हमें उम्मीद है प्रिया शर्मा भी क्लास लेती होगी। अगर प्रिया बाद में लेगी, अभी ले रही है तो ठीक है, बाद में लेगी तो 5500 रुपये लेंगे तेरे से। फीस बढ़ाई जाएगी वक्त के साथ, तो वक्त पे जो चेते हैं उनको फायदा मिलना चाहिए ना। अभी जो ऑफलाइन आ रहे हैं मैंने उनको पहले बता दिया, 15 अप्रैल तक आपके डेमो है, 15 अप्रैल के बाद में कोई डेमो नहीं है। जो फिक्स हो गए, जो फिक्स हो गए आपको फॉर्म दे दिए जाएंगे, फॉर्म भर के फीस पे करवाना। बैंक दे देगी 7-8 हजार आना, बैंक सही पैसे का कार्तिक दे देगा। चलो भाई आगे क्वेश्चन लिखो जो तुमको करना है घर से, लिखो। कर लिया पिंगे, घर से लिखो। लिखो, एक सिक्के से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करके देखना, हो जाएगा आपसे। एक सिक्के से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, एक सिक्के से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं। जिसके भाई बहन 12th पास कर चुके हैं उनसे भी करवा के देखना, और नहीं करे तो थप्पड़ देना है खींच के। एक सिक्के से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं कि उस पर 10⁻⁻7 कूलम का आवेश आ जाए, उस पर 10⁻⁻7 कूलम आवेश आ जाए। अगर ये क्वेश्चन कर दिया तो मान जाऊंगा मैंने, हालांकि मैं एक क्वेश्चन करवा चुका हूँ इसका जैसे ही। अब लिखो, तुम्हारी किताब, ये क्वेश्चन किताब में नहीं मिलेगा, ध्यान रखना, खुद ढूंढते रहना। क्वेश्चन लिखो, ये रेफरेंस गाइड की किताब का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन लिखो, तुम्हारी बुक का है, एक कप जल में कितने धन तथा कितने ऋण आवेश होते हैं। एक कप जल में कितने धन तथा कितने ऋण आवेश उपस्थित होते हैं। एक कप जल में कितने धन तथा ऋण आवेश होते हैं। देखो भाई, माना एक कप जल का द्रव्यमान, माना आंसर, एक कप जल का द्रव्यमान स्मॉल m बराबर 250 ग्राम तथा अणुभार 18 है। आता है एक कप जल में, एक कप जल में अणुओं की संख्या, अब चुपचाप देख लो, अणुओं की संख्या। तो n बराबर क्या होता है भाई बताओ, m/n, यही तो होता है। आपने पढ़ रखा है केमिस्ट्री में फॉर्मूला, और मैंने भी पढ़ाया था आपको, कहाँ पे, अवगाद्रो संख्या वगैरह पढ़ाई थी मैंने, अनुगति सिद्धांत पढ़ाया था मैंने, बताया था क्वेश्चन 12th में काम आएगा ये फॉर्मूला, आपको ध्यान। n/n वाला बताया था, अणुभार वाला बताया था। तो m का मान तो कितना दे रखा आपको 250, और कितना दे रखा आपको 18 दे रखा है, ठीक है। और सॉरी इसके साइड में Na लिख दो, एक मिनट, हालांकि वहां ये यहाँ था, अपन इसको चेंज कर लेंगे। ये क्या है, Na, बता सकता है मान कितना होता है, 1.6 वो 6 कमजोर हालात बता रहे हैं वक्त की नजाकत, और चांटे पड़ने वाले हैं बस अब। ये दो साल गजब,
भाई बात समझ, जो मैंने कहा था ना तुमको याद रखना ही पड़ेगा, मैंने कहा था और देख लो पहले पार्ट में आएगा, इसलिए जो बताऊं उसको अच्छे से रखा करो। ये गलतियां बताया जो नहीं किया वही 12th वालों में करी थी, वही गलतियां आप ना करें, ना दोहराएं। इतना हो गया। अब देखो, एक कप जल में 2 हाइड्रोजन परमाणु हैं, इसमें प्रत्येक में से एक तो क्या आपके पास में प्रोटॉन है और एक क्या आपके पास में इलेक्ट्रॉन है। आप लगा लो ना अनुमान, H2O होता है, H2 और H और H में हमने एक तो क्या मान लिया इलेक्ट्रॉन और एक क्या मान लिया हमने प्रोटॉन। अब बचा क्या हमारे पास में ऑक्सीजन, हमारे पास में बचा क्या भाई ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन में कितने, देखो कोई भी ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन है। ऑक्सीजन में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने तो प्रोटॉन होंगे, सीधी सिंपल सी बात है यार। तो आपके पास में H और H तो कितने हो गए हमारे पास, 2 हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन, और 8 क्या हो गया हमारे पास ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन और क्या हो गया प्रोटॉन। तो 8 हो गए, 2 हो गए, टोटल कितने हो गए 10, टोटल कितने हो गए 10। तो एक लाइन लिख लो आप, चलो बाद में लिखना, चलो डायरेक्ट ही करवा सकता हूँ। हमको क्या निकालना है, आवेशों की संख्या। तो Q बराबर कितना निकालेंगे हम, N और E निकालेंगे, निकालेंगे नहीं निकालेंगे, चेक कर लो भाई आप। Q बराबर N E, तो Q बराबर N हमारे पास में कितना है सर, हमने N का मान अभी अभी निकाला है, 2 तो हाइड्रोजन है और 8 ऑक्सीजन है, तो मतलब हमारे पास कितना हो गया टोटल 10। आप साइड में लिख सकते हो तो कि 1 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 प्रोटॉन हाइड्रोजन के हैं, तथा ऐसे लिखो, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन व 1 प्रोटॉन होते हैं, तथा ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन व 8 ऑक्सीजन प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, 10 आयन होंगे। सूत्र में हमको क्या निकालना है, क्वेश्चन में क्या है आवेश निकालो आप, तो हम सूत्र में भी जानते हैं Q बराबर प्लस माइनस एन, एन का मान कितना दे दिया 10, और हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या थी, इलेक्ट्रॉन कितना था हमारे पास में टोटल बताओगे कि अणुओं की संख्या हमारे पास में, सॉरी ये एन था कैपिटल एन था, ये कितना था हमारे पास में 250 बटा कितना था 18 गुणा कितना था 6.23 गुणा 10 की पावर 23। अब आप काट लो इसको, तो आंसर टोटल आएगा आपके पास में 1.337 10 की पावर 7। बताइए समझिए, अगर आपसे पूछ ले कि 1 कप जल लेके और कोई और कुछ नाम का दे दे तत्वों का, H2SO4 दे दे आपके पास में, सोडियम दे दे, नाइट्रोजन दे दे, तो आप कर सकते हो इसको। तो आपकी बात समझ में आई नहीं है, ये बताओ, आपके पास में Q दे रखा था, आपके पास में E दे रखा था। हाँ हम मानते हैं इलेक्ट्रॉन यानी 1.6 10 की पावर -19 कूलम होता है, लेकिन हमने यहाँ हमारे m बटा m गुणा Na से हमने इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाली, इलेक्ट्रॉन निकाले कि इसमें 250 अणु थे और ये 18 थे और ये इतना था वगैरह, टोटल निकाल के हमने ये निकाल दिया, Q बराबर हमने क्या रख दिया Na, तो ये टोटल हमने। और अगर आप करना चाहो तो, अगर आपको दिक्कत हो रही है भाई, आपके मन में ख्वाब चल रहा हो सर एक कौन से तो आना चाहिए, ई का मान होता है, तो ये लो कैसे करोगे, और तरीका बताऊं तो देखो, आपका ये मान था, आपके पास में क्या था इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है आपको, ये आपके पास में ये था आपके पास में, तो ये बराबर आप कितना रख सकते हो, आपने ये बराबर n का मान रख दिया आपके पास, ये आ गया टोटल n कितना था स्मॉल 10 था, और 10 पर बराबर मत करो गुणा करो 10 था, इसके बाद आपने टोटल संख्या निकाल ली और इलेक्ट्रॉनों संख्या से इसको मल्टीप्लाई, ठीक है कर लो भाई, 10 तो संख्या होगी, ये आपका चार्ज हो गया पूरा। जब न्यूमेरिकल लगाते हैं, जब ज्यादातर बच्चे खामोश हो जाते हैं, क्योंकि शुरू की बात है, चिंता मत करो समझ में आ जाएगा, घर जाके करके देखना, एक बार नहीं हो तो दोबारा बता देंगे, चिंता मत करो।
हाँ डायरेक्ट नहीं कर रहा कॉपी क्या अच्छा जगह छोड़ देता था कौन सा उसमें 25 लाइन 10 लाइन 2-5 लाइन तो रफ में मत किया करो डायरेक्ट किया करो जगह छोड़ दिया करो नहीं रफ में निकलो रफ में रह जाता है और कॉपी में नहीं मिला मेरे को फोड़ूंगा ध्यान रखना क्वेश्चन घर से करके लाओ दिया है उसको रफ कॉपी में करना मैं फिर कल कराऊंगा फिर नेक्स्ट में ये आपका 1.3 एग्जाम्पल था बहुत से बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा धनु ऋण पूछा उसने अरे तो मूर्ख मैंने बताया था कि जो परमाणु होता है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं मैंने वस्तु आवेशित की थी रगड़ के बताया था मैंने जितने परिमाण में इलेक्ट्रॉन हो उतने परिमाण का प्रोटॉन होता है तो दोनों क्या होंगे सोने की स्थिति आती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सॉरी इलेक्ट्रॉन है परिमाण पॉजिटिव हो जाती है ठीक है 3 क्वेश्चन थे तीनों मैंने करा दिए बहुत है क्या आज इतना आज ज्यादा लपेट गए धीरे धीरे पकड़ेंगे आग चिंगारी मारने से एक से कागज में लगाया फिर धीरे धीरे पूरे को लपेट देते नहीं लपेट देते देखो भाई खामोश होना बिल्कुल भी मत सीखो अब जो भी है चीजें आप थोड़े से अच्छे से चीजों को करो और जो पढ़ा दिया जाए आपको उसको अच्छे से पढ़ो बस कहने का मतलब भाई देखो जो अब देखो फालतू के नोट्स फालतू किताबों के पीछे भगने की कोई आवश्यकता नहीं है तो आप अभी मार्केट में आपको कोई दुकानदार चिपका देता है कि नई किताब आएगी तो नई किताबें भी नहीं है ठीक है अभी अपने फिजिक्स की किताब मार्केट से चूज करो उस टाइम सिलेबस हटाया गया जिसको आगे अच्छी तैयारी करनी है मेरा कहने का मतलब नीट IIT कोई अच्छा स्कोप लेना है साइंस में तो पुरानी किताबें खरीदिए नई किताबें खरीदने की कोई आवश्यकता है मैं कह रहा हूँ अभी भी आपसे पुरानी किताबें खरीद लो जब आगे बढ़ोगे आगे तैयारी करोगे नीट की करोगे IIT करोगे नर्सिंग करोगे और भी कुछ अच्छी तैयारी करोगे तो 100% है सिलेबस तो पूरा आएगा ये तो यहाँ नाटक कर रहे हैं हटा के इसलिए आप सभी ये ध्यान रखें बिल्कुल 1% की पुरानी किताबें खरीदें सही रहोगे मेरे हिसाब से जिसको आगे का स्कोप अच्छा देखना है तो भाई गुमान पढ़ाई थोड़ी कम है अच्छे से पढ़ाई को रिपीटेशन करो ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उसको अच्छे से समझो अच्छे से कवर करो अच्छे से चीज़ों को महसूस करो घर जाके चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा मानता हूँ मुश्किल होता है समय को कंट्रोल करना हर चीज़ को लेकिन फिर भी आपको धीरे धीरे चीज़ों को एब्जॉर्व करना ही होगा क्योंकि अब वो समय नहीं बचा जो आपका आनंद का समय था अब नहीं है अब तो आपका ये मानो आज पढ़ रहे हो तो आज का आज ही पढ़ मैं ये नहीं कह रहा 11th को मत पढ़ो 11th को पढ़ो पूरी तरीके से लेकिन प्राथमिकता तक जाके ज़्यादा नहीं है मैंने धीरे धीरे ही पढ़ाया कोई ज़्यादा स्पीड आधा घंटा ही पढ़ लोगे आपका हो जाएगा कराया क्या 2 परिभाषा लिखाई है और 4-5 क्वेश्चन करो यही तो करवाया क्वेश्चनों को खुद से करने की कोशिश करना फिर किताब कॉपी में देखना तो ये हो गया मुझे पुरानी किताबें एक्सीलेंट ले लो या पुरानी बुक मिल जाए तो बुक एक्सीलेंट ले लोगे तो बेस्ट रहोगे बुक मतलब चाहे एक्सीलेंट ले लो बात वही है बुक नहीं लेते हो एक्सीलेंट ले लो पुरानी ले लो चाहे नहीं ले लो कोई दिक्कत नहीं कैसे भी ले लेना आपके जैसे बुक लो तो बुक ले ठीक है लेकिन मेरा कहना ये कि है पढ़ो इतना अच्छे से बहुत कर कम पढ़ लो लेकिन पढ़ो तरीके मजे करो आनंद करो लेकिन पहले पढ़ो दिन में कुछ भी करो आप दोस्तों के साथ मजे मारो गप्पे हाँको खूब करो घर जाके फिर थोड़ा सा ये होना चाहिए पढ़ना भी चाहिए ये तो ठीक खूब गप्पे हाँको खूब ठीक हाँको लेकिन मेन जो मकसद है आपका वो पढ़ाई और उसको आप पूरा करो अब सब चीज़ें छोड़ दो फोन वोन सब थोड़ा सा कम कर दो थोड़ी सी चीज़ों को मानता हूँ एंजॉय के लिए चीज़ें ज़रूरी भी है हर चीज़ चाहिए आज की दुनिया में एक फिर अगर फेसबुक इंस्टा देख लेते तो दुनिया को पता लग जाता है कि कौन दुनिया कहाँ है ये जरूर लग जाता है तो इसको भी देखना ज़रूरी होता है नहीं इतना नहीं कि हम डूब जाए बस थोड़ा सा ध्यान रखें ठीक है थैंक यू